नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आता हूं एवरी संडे वाईफाई स्टडी पर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करें, लाइक करें, जुड़े मेरे साथ। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार ये सेशन होने वाला है, तो सभी साथीगण आ जाए। नमस्कार फैजल जी, मनीषा पाठक जी, आलम राज जी, हिंदुस्तान बाबू जी, हार्ट ब्रेकर जी, हैकर जी, अच्छा हार्ट हैकर जी हैं ये। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी डेली क्लासेस होती हैं आप लोगों के लिए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। उम्मीद है आप लोग जरूर यहाँ पर आते हैं, मेरी क्लासेस देखते होंगे यूपी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर बेहतरीन तरीके से। यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा न्यू अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आए, सेशन को शेयर करें और अजीत लाइव कोड यूज करके आप लोग यहाँ पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोग जरूर जुड़ेंगे, बेहतरीन मेहनत करेंगे। फतेह यूपी पीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों के चलता है एवरी संडे, यानी कि आज 11 बजे हुआ था। 1 रैंक पर 100%, 2 से 3 रैंक पर 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% स्कॉलरशिप। जीएस के 150 एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में, मैक्सिमम 200 मार्क्स रहते हैं और 120 मिनट का समय मिलता है। हर गलत उत्तर के लिए 0.33% नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप लोग ध्यान दें और अच्छे से इस टेस्ट को करें। यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये टेस्ट लिया जाता है, तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर दिया करें। नमस्कार प्रणाम, आ जाओ भैया जल्दी जल्दी से। प्लस फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी मित्रों को कि लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, कवरेज ऑफ सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाता है, कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। किसी भी सेशन में यदि आपको डाउट है तो डाउट सेशंस आप लोगों के लिए लगाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का, कि आपने कितनी तैयारी की है कितनी नहीं की है, उसके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाती है, शानदार गाइडेंस भी आपको यहाँ पर दी जाती है। एक सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑल कोर्सेज पढ़ने का मौका मिल जाता है। प्रगति यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आप 19 जून से ये स्टार्ट हुआ है, 25 जुलाई तक चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर भैया अजीत लाइव कोड जरूर यूज करना और बेहतरीन तरीके से अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कुछ बैचेस हमारे जो अभी चल रहे हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। विजय पथ जीएस पेपर थर्ड आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, 18 जून से स्टार्ट हुआ है। एक लक्ष्य बैच है यूपीपीएससी का, जिसमें प्री और मेंस को टारगेट किया गया है। प्री और मेंस को टारगेट किया गया 23 जून से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्सेज आप लोगों के लिए चल रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑल कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, तो अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ पर अजीत लाइव कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने पर आपको 3 महीना फ्री है, 12 महीने पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से आ जाएं, सभी साथीगण आ जाएं भैया। यहाँ पर कौन कौन मित्र नहीं है? गुड आफ्टरनून रिया जायसवाल जी, फैजल शेख जी। आज पॉलिटी के क्वेश्चंस कराएंगे अभिषेक फौजी जी, हाँ जी। हिंदी सॉन्ग जी नमस्कार, जूही पांडे जी नमस्कार। तो सभी साथी आ जाएं। कॉम्बो सुपर ऑफर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए यहाँ पर 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है और अजीत लाइव कोड यूज करने से इसमें भी आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप लोग इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से। चलिए, तो आप लोगों के लिए आज जो मेरी क्लास होगी, आज भैया आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे। जो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। मेरी डेली टाइमिंग होती है 10 AM हिस्ट्री और 6 PM पॉलिटी,
ये मेरी क्लासेस चलती हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। किस पर चलती हैं? लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस जो मेरी लर्निंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलती है, शाम को 7 बजे जीके प्रैक्टिस सेट होती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है पॉलिटी का। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? कौन कौन साथी इसका जवाब देंगे? चलिए जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सर इसमें से आप लोग पूना पैक्ट सुनेंगे, संप्रभु रिपोर्ट सुनेंगे, या नेहरू रिपोर्ट चुनेंगे, या जिन्ना के 14 सूत्रों को सुनेंगे? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन कौन साथी यहां पर बता रहे हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करिए सभी साथीगण जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस सेशन एक बार शेयर कर दें आप लोग और क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर देना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर डालकर आप लोग आंसर देना स्टार्ट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सी जवाब दिया है। उमेश जी ने, अमित जी ने, उपेश, पूनम शर्मा जी, अधाना शर्मा जी, अच्छा आराधना शर्मा जी। नाम इतनी जल्दी आ रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। तो आप लोग कहेंगे सर ये दिया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के लिए भैया क्या किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे सर एक समिति का गठन किया गया था। 10 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू समिति कहा गया। क्या कहा गया? नेहरू समिति कहा गया। अब नेहरू समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया? तो आप कहेंगे सर 1 फरवरी 1928 में किया गया। क्यों? क्योंकि भैया इस समय अगर मैं बात करूं ये किसके विरुद्ध में, तो आप कहेंगे सर साइमन कमीशन भारत आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। जब साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 में, तो आप लोग याद रखेंगे इसके विरोध में भैया इससे पहले ही, क्योंकि इसका गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ? नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है, सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। ये भारत आ जाता है तो इसके विरोध में भैया इस कमेटी का गठन होता है। तो आप कहेंगे सर नेहरू रिपोर्ट इसका सही आंसर होगा। पूना समझौता 1932 में हुआ था गांधी एवं अंबेडकर जी के बीच में। गांधी एवं अंबेडकर के बीच में। क्लियर है जी? तो आप लोग बता देंगे सर अंबेडकर जी के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता हुआ। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। क्या इसका आंसर होगा? कौन कौन साथी यहां पर बता रहे हैं? बिल्कुल 1928 है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं? एंजल एम जी, उपदेश कुमार गुप्ता जी, मनीषा पाठक जी, रंजन कुमार जी 2 का ए जवाब दे रहे हैं। क्या इसका आंसर होगा? बहुत बढ़िया जवाब है। बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन नंबर डालिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर डालिएगा इसका क्या आंसर है। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र में एक साथ, राज्यों में द्वैध शासन। अगर एक साथ केंद्र में भी और राज्य में भी तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया और इस द्वैध शासन डीआरची सिस्टम शासन लागू किया गया। ठीक है, लेकिन इसको समाप्त कब कर दिया गया? तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। कहां पर? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। राज्यों वाला समाप्त करके और यहां पर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्विसदनीय विधानमंडल बिल्कुल ठीक है। प्रांतीय स्वतंत्रता बिल्कुल ठीक है। अखिल भारतीय संघ बिल्कुल ठीक है। और आप लोग जानते होंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल कोर्ट भी बनाया गया था। फेडरल कोर्ट जिसे हम
संघीय न्यायालय कहते हैं? क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय बोलते हैं। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि सर संघीय न्यायालय कहा जाता है। डेली क्लास ये नहीं होगी। डेली क्लास बेटा लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर होती है। यहां पर एवरी संडे मेरी क्लास 4 बजे होती है। तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि सर इसके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो आप कह देंगे सर मोरिस गुएर थे। मोरिस गुएर, आप लोग कहेंगे सर मोरिस गुएर थे। ठीक है, और अंतिम पूछ लेता कि अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहेंगे हीरा लाल जेकानिया। हीरा लाल जेकानिया, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बने थे, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट न्यायाधीश बने थे। इसकी स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। कौन कौन साथी बता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के माध्यम से। बिल्कुल, आप लोग प्लीज इस सेशन को इतना शेयर करिए कि हर बार की तरह आज भी मेरे मित्र जो साथी लाइव नहीं है वो लाइव जरूर आ जाएं। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा? आप लोग क्वेश्चन नंबर डालिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि सर बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। 24 जनवरी 1950 विशाल यादव जी का बिल्कुल सही जवाब है आपका। 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुई थी। देखिए अगर मैं बात करूं बेटा कुल अधिवेशन कितने हुए, ये लॉजिक वाला मैं बता रहा हूं। कुल अधिवेशन की बात आ जाएगी, अधिवेशन की बात आ जाएगी तो आप लोग कहेंगे सर 11 थे। और अंतिम बैठक अगर पूछ लिया जाए, अंतिम बैठक अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि जो अंतिम अधिवेशन था ना, अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को अंतिम अधिवेशन हुआ। अंतिम बैठक की बात आएगी तो आप कहेंगे सर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। लेकिन कहीं कहीं पर किताबों में क्या है कि 11वें अधिवेशन और अंतिम बैठक को जोड़कर कुल कितने अधिवेशन बना रखे हैं? 12। कितने अधिवेशन? 12। जबकि बेटा केवल 11 अधिवेशन थे और 12वीं जो थी वो बैठक हुई थी। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? अब बात करें सर यहां पर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक कब होती है? तो आप लोग कहेंगे सर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। और अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? जो सबसे वरिष्ठ थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर सेकंड बैठक की मैं बात करूं तो 11 दिसंबर 1946 में भैया बैठक होती है और इसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके, और ये बेटा स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? ये स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? कौन कौन साथी यहां पर जवाब देंगे? सर इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थाई, बहुत बढ़िया। विशाल यादव जी, मम्या शर्मा जी, मान्या शर्मा जी, टर्की लाइफ स्टाइल जी, बिल्कुल, रंजन कुमार जी, रमा कुमार जी, सचिन शर्मा जी, बहुत बढ़िया जवाब। और जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे मुझे पता कैसे चलेगा। सवा जी, पीटीलाल नेहरू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं, आप लोग यहां पर प्लीज ध्यान रखना कि सर क्या हुआ कि प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव आप लोगों को याद होगा कि सर जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। कब पेश किया? 1946 को। और 22 जनवरी
1947 को संविधान सभा के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान सभा द्वारा ये क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो आप लोग कहेंगे सर यही उद्देश्य से प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का भैया पार्ट बन जाता है, यानी कि प्रस्तावना बन जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करें सर इसकी जांच करने के लिए, इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को बनाया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को भैया इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। इतना आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रुचि की शिक्षा, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे भैया इसका आंसर दे दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आप लोग जवाब दीजिएगा। हाँ जी, यादविंदर सिंह जी धन्यवाद आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दें कि सर इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर मुझे दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या रहेगा। कौन कौन साथी 5 का सी बता रहे हैं? बहुत बढ़िया, रंजन कुमार जी 5 का सी बता रहे हैं, शानदार। जो भैया 39 कह रहे हैं वो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं रहे, लग रहा है आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए हम लोग, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आप लोग कहेंगे सर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, उनके प्रशासन को चलाने, उनकी स्थापना करने अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अपनी संस्कृति को, लिपि, भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखना, पढ़ना, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 29 में। 28 में लिखा हुआ है कि ऐसी किसी भी शिक्षण संस्थान में जिसे राज्य के द्वारा पोषण मिलता हो, यानी कि राज्य द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। ठीक है, अनुच्छेद 38 आप लोग जानते हैं, इसको समाप्त कर दिया गया है, इसको 300 का में डाल दिया गया। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है राज्य द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान, यहां पर मैं लिख देता हूं राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान, राज्य द्वारा पोषित, आप लोग लिख लेना बेटा, कभी आप लोग गड़बड़ कर लो। राज्य द्वारा पोषित यानी कि जिसे राज्य से पैसा मिलता है, शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। इसीलिए योगी सरकार ने हाल में फैसला दिया है कि जितने भी मदरसे हैं, मदरसों में केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा ना देकर सभी धर्मों की, सभी विषयों की शिक्षा दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं होगा? कौन कौन साथी इसका जवाब दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलिए बहुत बढ़िया, 6 का आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या इसका आंसर होगा? बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग तो नहीं हो रही है भैया यहाँ पर, है ना? चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन। एकदम ठीक है कि सर अनुच्छेद 17 में किसी भी जाति या उस व्यक्ति के धर्म को देखकर उसके साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, तो ये अनुच्छेद जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 24 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये गलत है। यहां पर लिखा हुआ है कि जोखिम भरे कारखानों में, जो जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगाना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगाना दंडनीय अपराध है। तो भैया प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस में आ जाएगा? आप लोग कहेंगे सर ये अधिकार आता है अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 21 का को
86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसे सर लागू कब किया गया है? तो आप कहेंगे सर 2010 में इसको लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? तो आप कहेंगे सर 2010 में यह लागू कर दिया गया। जोड़ा कब गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा यानी कि लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया है? कौन कौन मित्र यहां पर इसका आंसर दे रहे हैं? चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के माध्यम से। बस आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही मजा आएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे साधारण विधेयक हो, क्या हो बेटा? साधारण विधेयक हो। कौन सा विधेयक हो? साधारण विधेयक हो, या कोई भैया निजी सदस्य विधेयक हो, उन पर राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि सर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति बुलाएगा इसको। कौन बुलाता है बेटा? राष्ट्रपति बुलाता है। कि सर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4। अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4 में क्या लिखा हुआ है? तो आप कह देंगे सर यहां पर लिखा हुआ है कि स्पीकर के द्वारा, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा उसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ये सारी चीजें आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी से। तो आप कहेंगे सर 108। कि सर 107 में किस चीज का प्रावधान है? देखिए 108 में है विधेयक को प्रस्तुत करना, विधेयक को किसी भी बिल पेश करना एवं पारित करने से संबंधित प्रावधान है। पारित करने से संबंधित प्रावधान यहां पर दिए गए हैं। अनुच्छेद 109 में किस चीज का प्रावधान है? तो आप कहेंगे सर धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। किससे? धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। इसमें क्या है कि सर धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसको? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आप लोग कह सकते हैं कि धन विधेयक को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कह सकते हैं 110 में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 108। बिल्कुल सही। चलिए आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी ना बदली है ना बदलेगी। ठीक है, जो आर्टिकल यूपीएसआई में पूछे जाते हैं वही आर्टिकल वहां पर पूछे जाएंगे, तो उनका वही आंसर होगा जो इसमें होगा। क्लियर है? तो आप लोग ये सोचे ना कि सर हम तो यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहे तो हम क्यों पढ़े। बेटा आप भारत में किसी भी कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं जिसमें संविधान पूछा जाता है तो आप लोग ये क्लास ले सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा? चलिए जल्दी जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए। कौन कौन साथी आंसर दे रहे हैं? चलिए बिल्कुल बेटा, तो आप लोग क्या बताएंगे? देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं अनुच्छेद 172 में राज्य विधानसभा का, किसका? राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कि सर प्रथम बैठक से और अंतिम बैठक तक कितना? 5 वर्ष तक। प्रथम बैठक से कब तक? 5 वर्षों तक। अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल सदन को, विधानसभा या विधान परिषद को क्या कर सकता है? अपना भाषण भेज सकता है। क्या कर सकता है जी? भाषण भेजने का अधिकार है अनुच्छेद 175 में। अनुच्छेद 175 खंड 2 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 175 खंड 2 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अध्यक्ष को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 176 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है।
राज्यपाल राज्यपाल विधानसभा में, विधान परिषद में विशेष अभिभाषण दे सकता है। क्या कर सकता है? विशेष अभिभाषण दे सकता है। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 175 में दिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें यह पूछा ना गया हो। चलिए जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कौन साथी यहां पर इसका जवाब दे रहे हैं? अनुच्छेद 166 में क्या है? अनुच्छेद 200 में क्या है? 139 में क्या है? अनुच्छेद ये 240 होगा। क्या होगा? 240 लिखा है ना, यहां पर 240 रहेगा। चलिए बताइए कौन कौन साथी बता रहे हैं। चलिए आप लोग बताइएगा। देखिए अगर आपस में आप लोग बातें करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को होनी है, मुझे नहीं होनी। फिर हम लोगों को वो क्या कहते हैं कि जब समय निकल जाता है तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। 1 घंटे की क्लास होती है, वो भी एवरी संडे। 7 दिन में एक क्लास है और उसके बावजूद भी आप लोग अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। अनुच्छेद 166 में क्या है? सरकार का, राज्य सरकार का कार्य संचालन, राज्य सरकार का, यहां पर राज्य भी लिख देता हूं, कभी आप केंद्र सरकार समझ बैठे। राज्य सरकार का कार्य संचालन अनुच्छेद 166 में। 139 में किस चीज का प्रावधान है? तो आप लोग क्या कहेंगे? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान इसमें दिया गया है। सर अनुच्छेद 240 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 240 में लिखा हुआ है कि कुछ संघ राज्यों के लिए विधि बनाना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं कि कुछ संघ राज्यों के लिए, किसके लिए? कुछ संघ राज्यों के लिए विधि बनाना, क्या करना? विधि बनाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आएगा, राष्ट्रपति का अधिकार होगा। क्लियर? उम्मीद है आप लोग इसको लिख रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल। चलिए स्वेच्छा मिश्रा जी आ गए आप, बहुत अच्छी बात है बेटा। पिंकी गुर्जर जी, सुमिता बेसरा जी, चलिए मिस्टर आरती जी, मिस्टर आरती अटारी जी, अच्छा अत्री जी, अटारी जी, हाँ जी, आयुषी राज जी, फातिमा ताहिरा जी, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल मस्ती जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन इतनी मस्ती जरूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई पर वो इफेक्ट करने लग जाए। चलिए भैया जवाब दीजिए। विपिन सिंह जी बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर जवाब देंगे। सर इसका क्या आंसर होगा कि राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। कौन कौन साथी इसका जवाब दीजिएगा? कौन कौन साथी इसका जवाब दे देंगे? चलिए एवी डेविलियर्स, मिस्टर 360, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए बेटा जिसके नाम आ जा रहे हैं ना, जिसके नाम आंखों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज कमेंट्स आ रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं पूरा, है ना, तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 345, इसका आंसर 345 होगा बेटा। इसमें लिखा हुआ है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा किसको माना गया? तो आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा कौन है? तो आप कहेंगे सर संघ की राजभाषा किसको माना गया है? आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए कि सर संघ की राजभाषा हिंदी है एवं लिपि कौन सी है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर लिपि कौन सी है तो आप कहेंगे सर देवनागरी। इसका प्रावधान है क्या संविधान में? बिल्कुल है, अनुच्छेद 343 में। 344 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 344 में लिखा हुआ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं बेटा? राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। किसका? राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया था? तो आप कहेंगे सर 1955 में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप कह देंगे सर बीजी खैर। कौन था?
तो आप कहेंगे बेटा बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर इसके अध्यक्ष बने थे। क्लियर है। इसमें लिखा हुआ है संघ एवं राज्यों के मध्य, संघ एवं राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा, पत्राचार की भाषा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। हमारे भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बीसू सहायक जी, हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान का संबंधित राज्य अनुच्छेद 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मेघालय, 371 डी आंध्र प्रदेश। आप लोग इसका क्या आंसर देंगे जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं जी। असलम राज जी, एंजल जी, सलोनी कुशवाहा जी, चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप लोग कहेंगे सर नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 371 का में। असम के लिए भी अनुच्छेद 300 ख या बी में दिया गया है। मेघालय के लिए कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं होगा, मेघालय के लिए कोई प्रावधान नहीं है अनुच्छेद 371 गांव में। मणिपुर के लिए प्रावधान किया गया है, किसके लिए, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 371 गांव में आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इनके राज्यपालों को विशेष छूट दी गई है। तो आप लोग इसका आंसर सी करें। ठीक है, मस्ती मस्ती में आप गलत आंसर कर रहे हैं भैया, थोड़ा सीरियस होकर जवाब दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा अच्छा दे पाए आप। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है समझ रहे होंगे। बिल्कुल सी आंसर इसका सही है कि यह सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि 371 गांव में मणिपुर के लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख बताइए जल्दी जल्दी से। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से यहां पर जवाब दीजिए। मिस्टर 360 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए यहां पर जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। राज्यों का उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन, इसमें क्या है, वेतन का प्रावधान है। इसमें तृतीय में क्या है, शपथ का प्रावधान दिया गया है। चतुर्थ में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसका बंटवारा, सीटों का बंटवारा। तो आप लोग इसका कह सकते हैं सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कहेंगे सर ए आंसर होगा, पहली अनुसूची में दिया गया है। देखिए तो आप लोग कहेंगे प्रथम अनुसूची, ए आंसर होगा। बी जवाब कौन दे रहे हैं, कौन भी जवाब दे रहे हैं बेटा, इतने सिंपल से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नहीं है, किस एक राज्य में नहीं होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर 6ठी अनुसूची की एवं आर्टिकल्स की, यहां पर मैं आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो आप लोग कहेंगे सर दो आर्टिकल दिए हुए हैं, 244 सब क्लोज 2 और एक आर्टिकल दिया हुआ है 275 सब क्लोज 1 एवं यहां पर एक शेड्यूल दिया हुआ है, यहां पर एक शेड्यूल दिया हुआ है शेड्यूल 1, जिसे हम अनुसूची बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनुसूची बोल सकते हैं। कि सर इसमें हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, अनुसूची 6 की बात हो रही थी। यहाँ पर अनुसूची 6 में 4 राज्यों का प्रावधान किया गया। कितने राज्यों का, 4 राज्यों का। कौन कौन से, आप कह देंगे सर असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन सा, तो आप कह देंगे सर मिजोरम। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो नहीं आया है, तो आप कहेंगे सर इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन व नियंत्रणों का वर्णन दिया गया है। तो इसमें नागालैंड नहीं आया, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। तो आप लोग कहेंगे सर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें आएगा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, चलिए तो सी आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस पर 3 बार रिट डाली गई है, 3 बार रिट डाली गई और तीनों बार बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि 2 बच्चों ने रिट डाल दी, 2 बच्चों ने रिट डाली कि सर संविधान में अभी भी 22 भाग हैं। बोर्ड ने कहा नहीं 25 भाग हैं। बच्चों ने कहा कि सर ये बताइए काउंटिंग के हिसाब से तो 25 हो रहे हैं, वैसे तो 22 भाग हैं। बोर्ड ने कहा बेटा काउंटिंग के हिसाब से ही हमने एक आंसर पूछा है, अगर पूछ लिया जाए काउंटिंग के हिसाब से तो आप कहेंगे सर 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग। लेकिन 2 बच्चे थे, एक सुधीर चौधरी ने ये मामला किया, इसमें रिट डलवाई। उन्होंने कहा कि सर 22 भाग ही तो हैं, 22 भाग ही तो हैं। आंसर बोर्ड कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है 25 भाग काउंटिंग के हिसाब से। देखिए हम बात करेंगे सर, हम यहां पर बात करेंगे सर 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसमें संविधान में भाग 4 का डाला जाता है। क्या किया जाता है? भाग 4 का जोड़ा जाता है। बच्चे ने कहा, बच्चे की जो वकील थे उसने कहा कि सर भाग 4 तो ऑलरेडी था, उसमें केवल का जोड़ा, तो भाग तो नहीं जुड़ा, उसका खंड जुड़ा। बोर्ड ने डिनाई कर दिया, बोले तो क्या हुआ? भाग तो है सर, यहां पर भाग 14 का डाला गया। तो फिर बच्चे के वकील ने कहा कि सर 14 तो ऑलरेडी है, यहां पर खंडी तो जुड़ा है का। बोर्ड ने फिर डिनाई कर दिया, बोले तो क्या हुआ? है तो भाग 14। उसके बाद सर 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें भैया संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। तो आप कहेंगे सर ये बताइए सर भाग 9 तो ऑलरेडी था, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। क्या किया गया? पुनः स्थापित किया गया, यानी कि ऑलरेडी था, पुनः स्थापित किया 9। लेकिन बेटा ये तो जोड़ा गया, ये और ये, इनको जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। तो आप लोग कह सकते हैं सर 22 ये थे, 23, 24, 25, तो कुल मिलाकर हो गए 25। ठीक है, कितने हो गए? 25। तो आप लोग यहां पर आंसर देंगे, क्योंकि ये 18 जून 2018 में यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। यूपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग यहां पर जवाब दें, बोर्ड ने 25 आंसर एक्सेप्ट किया, सही आंसर 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ कोई व्यक्ति क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? देखिए अनुच्छेद 20 मैंने आप लोगों को बताया था, अनुच्छेद 20 के खंड 3 है, एक खंड 1 है, एक खंड 2 है, एक खंड 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए। इसमें लिखा है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। इसमें लिखा था कि उसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दी जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 2 पूछा, यानी कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक कार्यवाही व दंड का भागीदारी नहीं बनाया जा सकता। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिया। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलूंगा, अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार के अधिकार का प्रदान करता है। मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। जल्दी से बताइए कि सर संविधान का भाग 15 जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है, 329 तक। इसमें कहा गया 26 में कि जो भारत में वयस्क है
जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, जो कौन है, वयस्क है। तो आप कहेंगे सर जो वयस्क है, जो एडल्ट है, कौन है जी, जो एडल्ट है वो वोट कर सकता है, ये उसका अधिकार है। तो आंसर तो आपका पहला यही हो जाता है। इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, वन, जन्म स्थान के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, ना मतदाता सूची से निकाला जाएगा। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन साथी मेरे बताएंगे यहाँ पर, कौन कौन बता रहे हैं सर, निर्वाचन का अधिग्रहण, निर्वाचन का अधीक्षण, नियंत्रण करना और कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां, निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। सर इसमें क्या है, इसमें यूपीएससी के भैया विनय यानी कि रिपोर्ट के बारे में बात की गई है कि सर इसमें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन देगा, क्या करेगा, अपना प्रतिवेदन देगा। तो आप लोग कह सकते हैं प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सम्मिलित है। इनमें से एक सम्मिलित है, बाकी सब गलत हैं। जल्दी से बताइए। देखिए छत्तीसगढ़ से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है छत्तीसगढ़ 20 नवंबर को नहीं बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना, 1 नवंबर 2000 को बना, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाता है। फिर आते हैं तेलंगाना, हमें पता है सर तेलंगाना 2 जून को बना है, कब बना, 2 जून 2014 को बना है, ठीक है जी। मिजोरम की बात करें कि सर मिजोरम जो है 25 जून को नहीं बना, मिजोरम 20 जनवरी को बना है, कब, 20 जनवरी 1987 को बना, ठीक है, कब बना, 1987 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा कि सर हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही होगा। बताइए, क्या विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति, देखिए विधायिका कभी भी न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, जवाबदेह हो सकती है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं क्या बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बताइए सर इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों स्वतंत्र तो हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा होगा, ये भी ठीक था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका ई आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूसी फेडरल, किसने कहा। तो आप लोग इसका क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा, जल्दी से बताएंगे। देखिए आप लोग अगर आपस में ही झगड़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या फायदा, औरों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग टेंशन ना दें किसी और को। तो आप कहेंगे सर केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक संविधान है। कैसा है, अर्धसंघात्मक संविधान है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं में या 8वीं में। कौन कौन मित्र बताएंगे जी। आरबी जी डेली थ्योरी वाइज क्लासेस चलती हैं, डेली थ्योरी की क्लासेस चलती हैं 10 AM पर, 10 AM पर और 6 PM पर ये क्लासेस चलती हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, लेट्स क्रैक
यूपी एग्जाम्स पर। ठीक है, डेली क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप लोग वहां पर जरूर क्लास लिया करें। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पर बात करेंगे सर, पांचवी अनुसूची में क्या लिखा था, एससी एवं एसटी के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। छठी अनुसूची में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों का नियंत्रण व प्रशासन। अनुसूची 7 में कहा गया है कि इसको 3 सूचियां बनाकर एक संघ सूची बना दी, एक राज्य सूची बना दी और एक समवर्ती सूची बना दी। कौन सी? समवर्ती सूची। आप कहेंगे सर इसमें मूल विषय कितने थे, 97, वर्तमान में कितने हैं, 100। आप कहेंगे सर इसमें मूल विषय कितने थे, 66, वर्तमान में कितने हैं, 62। पहले कितने थे, 61 + 1 बढ़ा दिया गया 62। समवर्ती सूची में कितने थे, 47, वर्तमान में कितने हैं, 52। ये समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो आप कह सकते हैं सर ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसको कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अनुसूची 8 में किस चीज का प्रावधान है, भाषाओं का प्रावधान है। भाषा की सर मूल भाषा कितनी थी, मूल भाषा 14 थी, वर्तमान में कितनी है, तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं। कि सर 15वीं कौन सी जुड़ी थी, सिंधी जुड़ी। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी थी, सिंधी। कि सर ये कब जुड़ी, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद भैया, उसके बाद नमक जोड़ी गई, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद सर 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसके द्वारा बोडो जोड़ी गई, डोगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई या मिथाली या मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो आप लोग कह सकते हैं टोटल मिलाकर हो गई भैया 22 भाषाएं। कितनी हो गई जी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट है कि सर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन से हैं जो भैया इनमें से विनियमित करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए जी। मुस्कान लाल यादव जी कह रहे हैं, माखन लाल यादव जी, सॉरी माफी चाहता हूं, माखन लाल यादव जी कह रहे हैं टफ है। बेटा टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन साथी यहां पर बता रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्या आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ए इसका आंसर रहेगा। आप लोग जानते हैं सर 4 में जो कि राज्यों का प्रावधान है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 4 के तहत बनेंगे। 5 में नागरिकता का प्रावधान है, इसमें किसका, नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 141 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 141 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई विधि घोषित की जाएगी तो वो सभी न्यायालयों में अबाध्य रूप से मानी जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। ठीक है, इसका प्रयोग कब किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक मंत्री को उसके पद से हटा दिया, मणिपुर के एक मंत्री को उसके पद से हटा दिया। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है और 57 में राष्ट्रपति को पुनर्इलेक्शन के लिए, री इलेक्शन के लिए योग्य माना गया है। ठीक है जी, समझ रहे हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो आप लोग क्या कहेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है, कौन कौन साथी बता रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। देखिए जल्दी से बताएंगे, प्रश्न काल के बाद, इसके बाद जो प्रश्न काल होता है, प्रश्न काल के बाद का जो समय होगा वो बेटा क्या कहलाएगा,
वो शून्य काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो शून्य काल कहलाएगा। शून्य काल यानी कि जिसे 0 आवर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 0 आवर कहते हैं। ये 12 बजे से लेकर 1 PM तक होता है। और भैया प्रश्न काल आप लोगों का 11 बजे से लेकर 11 AM से लेकर 12 PM तक होता है। ये 1 घंटे का होता है। ये भी, ये भैया भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1962 से ये कंटिन्यू यूज किया जा रहा है। तो ये किसकी देन हो जाएगी? भारत की देन हो जाएगी। संजय मीना जी, स्वेच्छा मिश्रा जी, मोहित कुमार जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कि सर पहले कौन आए थे, पहले कौन आए, दूसरे कौन आए, तीसरे कौन आए? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। प्रतिभा चौधरी जी, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब दीजिएगा। तो आप लोग कहेंगे सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो आप सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। आप किसी को नहीं जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद साहब को जानते हैं कि सर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल तक राष्ट्रपति रहे। इनके बाद आ जाते हैं एस राधा कृष्ण। कौन आ जाते हैं? एस राधा कृष्ण। एस राधा कृष्ण भैया 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। तो लेकिन ये 1962 में राष्ट्रपति बन गए। 1962 से लेकर 1967 तक उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जाकिर हुसैन आ जाते हैं। जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भैया 1967 से लेकर 1969 तक रहते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में। उसके बाद बीबी गिरी आते हैं। कौन आते हैं? बीबी गिरी। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि बीबी गिरी भैया 1969 से लेकर 1974 तक आते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका रहेगा। शानदार, आप लोग जवाब दे रहे हैं बेटा। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया? सर डी इसका आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे जी? जल्दी से बताएंगे कि सर निर्विरोध किसको चुना गया? एस राधा कृष्ण को। देखिए, ये 1950 से लेकर 1962 तक क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। क्या रहे? उपराष्ट्रपति। उसके बाद 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। क्या रहे भैया? ये राष्ट्रपति रहे। ये भैया बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे जब इन्होंने 1969 में राष्ट्रपति पद संभाला और 1974 तक रहे। कब तक रहे? 1974 तक। नीलम संजीव रेड्डी, इसका सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी सही हो जाएगा, क्योंकि सर पहले चुनाव में तो ये हार गए, दूसरे चुनाव में निर्विरोध चुन लिए गए। प्रथम चुनाव ये हार गए थे, प्रथम चुनाव इन्होंने हारा और दूसरे चुनाव में ये निर्विरोध चुन लिए गए। दूसरे चुनाव में ये निर्विरोध चुन लिए गए थे। निर्विरोध चुन लिए गए। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर आप लोग सी करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बताएं जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर तो डालते ही नहीं, पता ही नहीं चलता मुझे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। कौन कौन साथी बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर रहेगा? कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए, पूजा कुमारी जी, इंडियन सोल्जर, हर्षित जी, भैया रंजन जी कह रहे हैं कि बी होगा। और कौन कौन है भाई? अच्छा, विशाल जी कह रहे हैं निर्वाचित होगा। मम्या शर्मा कह रहे हैं कि सर 25 का 2 होगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे।
अरे हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है ना आर्टिकल 75 सब क्लोज 1 कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग भूल गए क्या कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पीएम निर्वाचित कब से होने लग गया? अरे भैया सांसद निर्वाचित होता है जब पीएम, लोकसभा में सांसद निर्वाचित होता है। क्या आप लोग पीएम के लिए वोट देते हो? क्या आपने मोदी को वोट दिया था? नहीं दिया ना। आपने मोदी जब सांसद के रूप में कहीं से खड़ा हुआ होगा तब वहां पर वोट दिया गया होगा। ठीक है जी, इसका ये आंसर होगा। मोहित कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और आप गलत कर बैठे हैं। ए आंसर रहेगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? कुल सदस्य कितने लोक लेखा समिति में? पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो आप कहेंगे सर 22 सदस्य होते हैं, 15 एवं 7। 15 होते हैं लोकसभा से। कहां से होते हैं जी? लोकसभा से। 7 होते हैं जी राज्यसभा से, राज्यसभा से। 22 में इसके अध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे सर विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। कौन चुनता है जी इसे? तो अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। अब लोकसभा अध्यक्ष तो इसमें है नहीं, तो आप कहेंगे सर संसद को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? संसद को सौंपते हैं। बताइए यहां पर किसी को कोई समस्या थी क्या? नहीं होनी चाहिए थी। चलिए इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए जल्दी जल्दी से। इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में दीजिएगा। किसमें? होमवर्क में आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते सभी साथीगण सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, और जो शेयर नहीं कर रहे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। सर पॉलिटी स्टार्ट से पढ़ना है। मयंक गोखे जी, आप 6 बजे 6 PM पर मैं पॉलिटी करा रहा हूं। 6 PM पर पॉलिटी करा रहा हूं, ठीक है। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर आप लोग वहां पर आ सकते हैं, मेरी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी साथीगण अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर मुझे होमवर्क में दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है जी। चलिए तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग भैया ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और डेली क्लासेस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े। डेली क्लासेस मेरी चलती हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर, ठीक है जी। आप लोग यहां पर मेरी क्लास ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी साथीगण सेशन को शेयर करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे। तो सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय